नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और हम लोगों के द्वारा जो चलाया जा रहा सीरीज है ये आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो रहा होगा। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग चूज किए हैं वो एंसेंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं और वो भी जो सोर्स हम लोगों को जो मिल रहा है वो क्लास 11 के एनसीईआरटी से हमको देखने को मिलता है। ज़्यादातर प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी का इस क्लास 11 का जो कि लगभग 150-144 पेज का ये नोट्स है या एक तरह से कहे किताब है, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि हर लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि इमेज से भी यहाँ सवाल पूछे गए हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन बैंक के सीरीज में देख रहे हैं। और इस क्रम में आपको ये भी बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मल्टीपल सोर्स को यूज किया जाए। आप लोगों को बताया गया है कि अगर एक टॉपिक का ही अगर मल्टीपल सोर्स है तो सबसे पहले आपको एक मेन सोर्स ढूंढना होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मेन सोर्स ढूंढा है क्लास 11 का ये बुक। अब यहाँ पे क्लास 6 का अगर हमको कोई प्रागैतिहासिक टॉपिक जैसे भीमबेटका के बारे में यहाँ मिलता है तो जो भी टर्म मिलता है यहाँ पे भी जो ब्लैंक यहाँ पे हमको जगह दिख रहा है यहाँ पे उसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी यहाँ पे जगह मिल रहा है उसके पास। उसके बाद हमको क्लास 12 जाते हैं तो क्लास 12 में चूंकि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कोई चैप्टर नहीं है तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर होता जैसे सिंधु घाटी में है तो वहाँ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि इस बुक में नहीं है। उसी तरह से सीसीईआरटी में भी यही बात लागू होता है। तो इस तरह से हम करेंगे तो रिवीजन के लिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा या एक ही बुक होगा और इसको आसानी से हम लोग रिविजन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के समय में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और रिवीजन बहुत सारे सब्जेक्टों को करना होता है। और अगर हम लोगों के पास मल्टीपल सोर्स एक ही सब्जेक्ट का रहेगा तो रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से आप लोगों को आप मल्टीपल सोर्स को मैनेज करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को रिवीजन करके उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि तथ्यों को याद करना भी अपने आप में एक चुनौती होता है। इतने सारे तथ्य हो तो उसको कितने बार आप अगर रिवीजन नहीं करें, बार बार रिवीजन नहीं करें तो वो लंबे समय तक याद भी नहीं रहता है। चलिए, ये सब सारा चीज़ हम लोग पार्ट 1 में भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट 1 का वीडियो इसका आप लोग देख चुके होंगे। तो क्योंकि ये जो चैप्टर हम लोग पार्ट 1 में आधा डिस्कस कर चुके हैं, जो बाकी जो पोर्शन है उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर नहीं भी देखें तो ये वीडियो देख लीजिए, फिर पार्ट 1 का वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिकैप करवा देंगे और आपको ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे 2 से ढाई मिनट में सिर्फ एक चैप्टर का आप रिविजन कर सकते हैं और पीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर डिटेल देखना होगा तो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे केवल पीटी के फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी हम बताएंगे और उसको आप ध्यान दीजिए और इसी तरह से आपको भी रिविजन करना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद करने का प्रयास करना है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखे थे शैल चित्र, वो भी प्रागैतिहासिक काल में। तो आपको बताया गया था प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी पुरातात्विक अवशेष के आधार पर ही हम उस समय के जीवन शैली को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका प्री हिस्ट्री के बारे में दिया गया था। अब प्री हिस्ट्री क्यों जरूरी है, ये पेंटिंग, उसके लिए पेंटिंग क्यों जरूरी है, उसको इस पूरे पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया था कि उनके जीवन शैली को समझने के लिए, उनकी जो अर्थव्यवस्था है या उन समय लोग कैसे जीते थे उसको समझने के लिए हमको इस तरह के पेंटिंग से जानना पड़ता है। क्योंकि ये पेंटिंग हो गया प्लस उसके द्वारा छोड़े गए जो खाना पानी और कपड़ा या अवशेष का जो बर्तन है उसका जो अवशेष मिलता है, इसके आधार पे हम उस समय के जीवन शैली को जानते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाला। आपको यहाँ पे इस पेज में केवल एक ही पीटी फैक्ट आपको मिला था जो कि पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है कि हम लोगों को जो पेंटिंग मिलता है वो लोअर पैलियोलिथिक एज में नहीं मिलता है बल्कि अपर पैलियोलिथिक एज में मिलता है। और केवल ये भारत के संदर्भ में ही नहीं है, ये विश्व के संदर्भ में भी है, जिसमें स्पेन के बारे में बताया गया था। और स्पेन में भी बताया गया था कि जो वहां पे पेंटिंग मिला है वो भी हम लोगों का अपर पैलियोलिथिक एज है। और जैसे आपको बताया गया कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हमको गूगल से मिलता है, विकिपीडिया से मिलता है, तो उसको भी आप पेन से लिख सकते हैं यहाँ पे। ये तो हमको अभी आपको पढ़ाना था इसीलिए हम यहाँ पे पीडीएफ में दे दिया। अगर आपके पास इसका हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी रखना ही जरूरी है, बिना हार्ड कॉपी का आपका अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है, तो इसमें यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो पेंटिंग खोजा गया वो आपके खोजने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में आर्कीबोल्ड कार्लाइल है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि स्पेन में जो अल्तामिरा में खोज किया गया था पेंटिंग, उससे भी 12 साल पहले यहाँ पे खोजा गया है। इसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल जाने तो हम लोग देखे थे कि ये एएसआई के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे सर एलेक्जेंडर कनिंगम, उसके ये असिस्टेंट थे और इन्होंने आपका मिर्जापुर में ये सेल्टर का या पेंटिंग जो है वो खोजा था। प्लस 20 कोपर 4 सिल्वर
है ना, पंचमार्क कॉइन ये खोजे थे जो कि वाराणसी में था। तो ये सब बेसिक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। अब इस तरह के पेंटिंग जो है भारत में बहुत सारा जगह में देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका जो उत्तराखंड है उसके बारे में बताया गया कि अल्मोड़ा के निकट 20 किलोमीटर दूर एक सुयाल नदी के किनारे लखुडियार है। तो आपको याद क्या करना है, लखुडियार प्लस सुयाल नदी। सुयाल नदी के बारे में गूगल किए थे तो जैसा कि आपको बताया गया था, बहुत डिटेल नहीं मिला। लखुडियार के बारे में है कि यहाँ इसका अर्थ है 1 लाख गुफा, और यहाँ किस काल के चित्र मिले हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। यहाँ जो चित्र मिले हैं वो किसके मिले हैं, तो मानव के भी मिले हैं, पशु के भी मिले हैं, और ज्यामितीय आकार मिले हैं, सफेद, काले और लाल रंग के हैं। और इसमें हाथ पकड़ के नाचते हुए भी दिखाया गया, जिसको बोला गया था कि ये पूछ सकता है कि हाथ पकड़ के दिखाया गया जो नृत्य है और उसके बगल में लखुडिया देगा, और ये सही सुमेलित है कि नहीं ये पूछा जा सकता है। इसी तरह से कश्मीर में भी आपको बहुत सारे शिलालेख देखने को मिलते हैं, शिलापट देखने को मिलते हैं, जिसमें इस तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बताने का प्रयास किया है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ग्रेनाइट के पत्थर में इस तरह के पेंटिंग देखने को मिले हैं, जिसमें 3 स्थल के बारे में बताया है, कुपगल्लू, टिकलीहाल और टेकलकोटा। जिसमें हम लोग देखे थे कुपगल्लू जो है वो आंध्र प्रदेश नहीं, वर्तमान समय में तेलंगाना में पड़ता है। और इस तरह से यहाँ पे कुछ सफेद रंग जो है और कुछ लाल रंग का हम लोग यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब पृष्ठभूमि में यहाँ पे लाल रंग के तौर पे यहाँ पे सफेद पृष्ठभूमि में लाल रंग का प्रयोग किया गया, मतलब बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होगा और उसके ऊपर से लाल रंग का यहाँ पे पेंटिंग किया गया है। और इस तरह से यहाँ पे आपको बताया कि बहुत सारे जानवर में एक इंपॉर्टेंट जानवर जो कि ध्यान देने योग्य था, घोड़ा का भी यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलता है। कुपगल्लू के बारे में बताया गया था कि कैसे यहाँ पे पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का हरण करते हुए दिखाया गया। आगे बताने का प्रयास कर रहा है दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश के कैमूर पहाड़ी है, इसमें भी पुरापाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्र मिले हैं। फिर आगे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में भीमबेटका है, जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर, भोपाल कहने का मतलब एमपी हो गया, वहां से 45 किलोमीटर दूर है। और 10 किलोमीटर एरिया में यहाँ पे 800 से ज्यादा यहाँ पे शेल्टर यानी कि जो उसके चट्टान के बने हुए गृह हैं वो मिले हैं, और उसमें से भी 500 ऐसे गृह हैं या शेल्टर हैं जिसमें पेंटिंग देखने को मिलते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रागैतिहासिक काल के जीवन शैली को समझने के लिए भीमबेटका का ये शेल्टर। और इस तरह से इसका जो खोज हुआ था 1957-58 के आसपास में डॉक्टर V.A. वाकनर के द्वारा ये किया गया था। इसमें बहुत सारे नृत्य है, हाथी घोड़ा करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके तकनीक के आधार पे हम लोग जो है इसको 7 कालावधि में बांट के देखे हैं, और जिसमें से 3 कालावधि के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, पुरापाषाण, दूसरा है मध्यपाषाण और तीसरा है ताम्रपाषाण। और ऐतिहासिक कालावधि के बारे में बोला जा रहा है, अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और जैसे कि आप लोगों को, जैसे अभी हमको बताने में आपको हो सकता है 2 से 3 मिनट लगा, लेकिन आप खुद इसको पढ़िएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट में ये रिवीजन होगा। पूरा चैप्टर आप 2 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको इसी तरह से पढ़ना होगा, तब कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन कर पाइएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, और वो चीजें जो हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। एग्जाम हॉल में भी जो प्रेशर होगा उसमें भी आप उस तथ्य को नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे उत्तर पुरापाषाण हो गया, मध्य पुरापाषाण का यहाँ पे हम बारे में पढ़ रहे हैं, वो भीमबेटका के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब भीमबेटका में जो पेंटिंग मिला उसको 7 पीरियड में बांटा गया है, जिसमें पहला 3 पीरियड के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। बाकी ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो अभी हम लोग देखे थे वहां पे अलग अलग कलर का पेंटिंग किया गया था, और यहाँ पे अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हरा और लाल रंग का पेंटिंग किया गया है। और इस तरह से पहले जो बड़े बड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उत्तर पुरापाषाण काल में बड़े बड़े जानवर के चित्र मिलते हैं, कुछ ऐसी पतली मानव आकृतियां भी मिलती हैं जो कि चैप्टर के शुरुआत में इस पेज का ही आप देखे होंगे। और इस तरह से बहुत सारे जानवर है, जैसे कि भैंस है, हाथी है, बाघ है, गैंडा और सुअर। इस तरह से बड़े बड़े जानवर के पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक खास विशेषता जो कि पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है, हो सकता है कि यहाँ नर्तकों को हरे चित्र में बताया गया है और जो शिकारी है उसको लाल चित्र में। ऐसे भी शिकारी मतलब खतरा का यहाँ पे साइन है, और इस तरह से हम जान सकते हैं कि शिकारी है तो लाल चित्र और जो नर्तक है उसको हरे चित्र। ये आपका पीटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। इस तरह से आपको बताया भी गया, देखिए पीटी वाला जो होगा, जैसे आप यहाँ पे हम क्या किए हैं कि पीडीएफ में आपको बॉक्स बना के घेर दिए हैं। ये पीटी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम जब भी रिवीजन करेंगे हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस हमको एक नजर में ये दिखेगा। जो चीज हम भूलते हैं बस उसी को हम याद करने का प्रयास करेंगे, जो चीज नहीं भूलते हैं वो चीज हम उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। अब दूसरा मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड में आप देखिएगा तो देखिएगा कोई चीज तो यहाँ चेंज हुआ होगा, इसीलिए एक पीरियड से हम दूसरा पीरियड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो चित्र का आकार बहुत बड़ा था वो चित्र का आकार अब यहाँ थोड़ा सा
छोटा हो जाता है। और यही चीज आपको डिफरेंस को देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि आपका पूरा पाषाण काल में चित्र जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे या छोटे छोटे होते थे। अगर गलत स्टेटमेंट बनाना है तो यहाँ छोटे छोटे लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा मध्य पाषाण काल में बड़े बड़े होते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोनों। क्योंकि यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जो होता था छोटा होता था और पूरा पाषाण काल में, उत्तर पूरा पाषाण काल में बड़े होते थे। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया शिकारी के दृश्य में लोगों को समूह बनाकर, यहाँ पे कांटेदार भाला हो गया, नोकदार डंडे हो गया, तीर कमान, जैसे कि शिकार करने के लिए बहुत समूह में लोग जाते हैं, वो पूरा समूह यहाँ पे दिया है। यहाँ तक कि जाल फंदे को दिखाया गया है और गड्ढे को भी खोदकर जानवर को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया। मतलब उस समय के लोग, इसीलिए तो कहा गया है ये पेंटिंग उस समय की जीवन शैली को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जाल पकड़ के या गड्ढा खोद के वहां का जानवर को पकड़ रहा है, तो हम ये जान सकते हैं या हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे उस समय लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। यहाँ तक कि कुछ को साधारण कपड़े में और कुछ को गहने पहने हुए भी दिखाया गया है। इस तरह का पेंटिंग सुंदर कपड़ों में सजा हुआ, कुछ मुखौटे पहने हुए भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर चित्र में आप देखिएगा तो हाथी हो गया, जंगली सांड हो गया, बाघ हो गया, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी और इस तरह से छोटे बड़े जानवर और पक्षियों को भी चित्रित किया गया। मतलब कोई बड़ा जानवर भी है, कोई छोटा जानवर भी है, यहाँ तक कि पक्षियों को भी यहाँ पे चित्रित करने का प्रयास किया गया है। मध्य पाषाण काल में कलाकार जो है जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। यानी कि क्या हुआ, जानवर का यहाँ पे चित्र जो है, ये पेंटिंग जो है वो ज्यादा मात्रा में मिला होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि मध्य पाषाण में जो पेंटिंग किया जाता था जानवरों को काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। कुछ और चित्र में मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ जानवर में चित्रों में विशेष रूप से शिकारी दृश्य और मनुष्य को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया। मतलब कोई जानवर से, जैसे शेर सामने आ गया तो उसको डरते हुए यहाँ पे दिखाया। तो इस तरह का जो पेंटिंग है आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये पीटी के एग्जाम में हो गया वो सहायता प्रदान करने वाला है, अगर ये सब फैक्ट आपको याद रहेगा। लेकिन बहुत से चित्र है मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द। तो देखिए उस समय कहने का मतलब क्या है, कुछ खतरनाक जानवर होंगे, कुछ जैसे पालतू जानवर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्यार करते हैं। सौहार्द का भाव यहाँ पे प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से वहां पे कुछ ऐसे जानवर रहे होंगे जो एक तरह से कह सकते हैं जंगली जानवर रहेंगे, कुछ जो है पालतू जानवर रहेंगे। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं या हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ जानवर होंगे, जैसे कुत्ता मान के चलिए, उसको है ना प्यार करते हुए दिखाया, तो हम कहेंगे कि कुत्ता उस समय जो है वो पालतू जानवर बन चुका था। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा जानवर पालतू था, कौन सा जानवर यहाँ पे है ना खतरनाक था या जंगली जानवर कह सकते हैं। उसके बाद बोलता है यद्यपि जानवरों की प्रकृति अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जानवर को हूबहू जैसे प्राकृतिक अवस्था, मतलब जानवर जैसे होते हैं हूबहू उसको उसी तरह पेंटिंग किया गया है। लेकिन मनुष्य का जो पेंटिंग किया गया है उसको यहाँ पे साज सजा, मतलब उसको गहना पहना हुआ या यहाँ पे अलग बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे उसको उकेरा गया है इस चट्टान में, उसको बताया गया। जैसे कि अभी भी क्या जानवर तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सजना संवरना उनका काम होता नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या होते हैं अपना साज सज्जा पे ध्यान देते हैं। तो उस समय से ही लोग या मनुष्य जो है अपने साज सज्जा पे ध्यान देते थे। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि स्त्रियों को निवस्त्र हो गया या सवस्त्र दोनों दिखाए गए हैं। इस चित्र में बूढ़े हो जवान हो समान रूप से उसको जगह दिया गया है। बच्चों के दौड़ते भागते उछलते कूदते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ तक कि लखुडियार में देखिए सामूहिक नृत्य देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे भी भीमबेटका में भी देखने को मिलता है। परंतु ऐसे चित्र भी हैं जिसमें आम लोगों को, यहाँ पे एक लाइन हमको देखने दीजिए, आम लोगों को पेड़ों से फल और शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए दिखाया गया। मतलब उस समय शहद इकट्ठा करते थे, अपना जीवन का, उनका भोजन का एक मुख्य अंग होगा, इसीलिए इसको दिखाया गया। खाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है, पीसते हुए दिखाया जाता है। कुल शैल चित्रों में मनुष्य है, स्त्री है, बच्चे के साथ दिखाया गया है। मतलब तीनों को एक साथ दिखाया गया है, कभी कभी किसी में अलग अलग भी दिखाया गया, मानो एक ही परिवार के वो सदस्य हैं। तो इस तरह से इस पेंटिंग के आधार पर उस समय के जीवन शैली को यहाँ पे जानने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक शैलश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुलियों के सिरे से बने निशान भी पाते हैं। मतलब मुट्ठी से बनाया गया है, कुछ अंगुली से बनाया गया है, तो अलग अलग प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता है। भीमबेटका में कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे। अब देखिए अब जो है ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे बोला कि काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा, सफेद, ये रंग का यहाँ पे भीमबेटका में प्रयोग किया गया है। लेकिन अब सवाल आपको कहां से पूछा जाएगा कि ये जो कलर पाया जाता है तो वो लोग कलर कहां से बनाते थे। तो ये जो रंजक है वो चट्टान को या जो खनिज है उसको कूट कर या पीस कर तैयार किया जाता था। अब देखिए आपको पीटी के लिए कहां से सवाल मिलेगा कि जो लाल रंग उस समय प्रयोग किया जाता था वो हिरमच करके है, जिसे गेरू भी कहा जाता है। इस चट्टान से या खनिज से यहाँ पे इसको पीस के बनाया जाता था। हरा रंग के लिए
कैल्सिडोनी नामक जो पत्थर होता था उससे प्राप्त किया जाता था, और सफेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। आपको याद क्या करना है, लाल रंग के लिए हिरमच का, हरा रंग के लिए कैल्सिडोनी का, और सफेद रंग के लिए चूना पत्थर का। अगर आप इतना याद रख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका पीटी में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है अगर इस टॉपिक से सवाल आपका बनाया है, क्योंकि यहीं से बनाया जाएगा। और आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको पूछा जाएगा किसके फोटो बनाया जा रहे हैं, कहाँ पे नृत्य करते हुए कहाँ कहाँ फोटो दिखाया गया है, तो ये तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया तो इस तरह के फैक्चुअल चीज को भी आपको देखना है, और जो रिविजन करना है उसमें बार बार आपको यही तथ्य को देखना है, क्योंकि यही तथ्य जो है जिसको आप भूलिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक बार दो बार पढ़ने से आ ही जाता है कि क्या डेवलपमेंट था क्या डेवलपमेंट नहीं था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज को, चट्टान को टुकड़े को कूट कर पीसा जाता था, पाउडर बनाना। देखिए ये पढ़ने के लिए खाली पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज आपको आइडिया होता है कि किस तरह से जानवर के चर्बी का प्रयोग किया जाता था, गोंद और राल मिलाया जाता था। प्रमुख रंग तैयार हो जाने के बाद पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों, जिसको हम लोग अभी ब्रश से पेंटिंग करते हैं, तो उससे ब्रश बनाकर वहां पे चित्र या पेंटिंग बनाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले इन चित्रों को का जो बनाया गया, लेकिन यहाँ पे उसका हवा पानी का मार झेलने के बाद आज भी बताया, मतलब आज हम कोई पेंटिंग बनाया और उसको धूप में छोड़ दे तो साल भर बाद देखते हैं तो उसका कलर सारा उड़ जाता है। लेकिन ये जो है हजारों साल से है। अगर हम देखें उत्तर पूरा पाषाण अपर पैलियोथिक एज है, तो वो भी 30,000 से लेके आपका 12,000 साल पहले का ये काल है। तो समझिए 30,000 साल पहले या 12,000 साल भी अगर हम मान के चलते हैं तो उतना साल पहले का पेंटिंग अभी वर्तमान समय में देखने को मिलता है। तो ये काफी एक तरह से कहिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए। उस तरह से यहाँ पे आपको ये भी दिखाया गया है कि कैसे ये अक्षुण रहे चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके रंगों को रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें अस्थायी बना दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपका दे रहा है। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन सैलसरायों के सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए हैं। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाएं या सलसत्र में मिले हैं जहां से लोग रहते थे। तो इस तरह से यहाँ जो रहते थे उसका भी यहाँ पे, जहाँ जो लोग वो लोग रहते थे उसका भी यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलता है। कुछ चित्र ऐसी जगहों मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे नहीं, मतलब जहाँ रहते थे वहां पे भी पेंटिंग मिल रहा है, जहाँ नहीं रहते थे वहां पे भी इस तरह का पेंटिंग देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है कि जहां लोग नहीं रहते थे वहां पे भी पेंटिंग देखने को मिलता है। और अगला लाइन में बोलता है कि हो सकता है वो धार्मिक महत्व का है, जैसे मंदिर है, मंदिर में हम लोग रहते नहीं है लेकिन वो धार्मिक महत्व का है तो वहां पेंटिंग देखने को मिलता है। तो जहां रह रहे हैं मनुष्य वहां पे भी वहां पेंटिंग देखने को मिलता है, जहां नहीं रह रहे हैं वहां पे भी पेंटिंग देखने को मिल रहा है। सैलसराय में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ही ऊंचे स्थान या सैलसराय के छत में पास बने हुए। प्रश्न उठता है आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसी असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए होंगे? ऐसा यहाँ पे एनसीईआरटी आपको सवाल या सोचने पे मजबूर कर रही है। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पे बनाया, मतलब दूर से पेंटिंग दिखेगा, आकर्षण का एक चित्र बनेगा, इसलिए बनाया गया होगा उतना ऊंचे स्थान पे। ये चीज बताने का प्रयास कर रहा है। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने में है, इसमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की कोई कमी नहीं है, मतलब है तो बहुत पुराना लेकिन जो विशेषता है ये बहुत ही, इसमें काफी विशेषता देखने को मिलता है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजार, सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन तात्कालिक पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत ही साहसी थे। कहने का मतलब अभी हम लोगों के पास बहुत सारा सुविधा है और इस तरह से हम पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी वो भी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थिति, औजार नहीं थे, बहुत सारा सामग्री नहीं था, कौन सा हम कलर अति करें, तो वो लोग चूज करते थे कि कैसे हमको हरा रंग बनाना है, लाल रंग बनाना है, और इस तरह से बहुत सारा चीज वो इजाद किए और इजाद करने के बाद एक ऐसा पेंटिंग बनाए जो कि हजारों साल बाद अभी भी अस्तित्व में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ये पेंटिंग बनाने में वो जीवन का अपना आनंद भी ले रहे थे, ये सब भी आपको बताने का प्रयास किया गया। पशुओं को वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है, मतलब यहाँ पे जो वास्तविक पशु होता है, जैसे पिक्चरों में हम कैसे देखते हैं जो वास्तविक मनुष्य होते हैं उससे भी ज्यादा हीरो को दिखाया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ वास्तविकता से अधिक तगड़ा और रौबदार यहाँ पे जानवरों को दिखाने का प्रयास किया गया। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी सुनने की गहरी रुचि थी। इस तरह से हम यहाँ पे या जो लेखक है यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय लोगों को कहानी सुनने में अधिक रुचि होगा, इसीलिए इसको नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। मनुष्यों और जानवरों को स्वयं जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे एक दृश्य में कुछ लोगों को
कुछ लोगों को मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य की बहुलता में पाए जाते हैं। यह ऐसा दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंस को मारते हुए दिखाया जा रहा है। तो इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे शिकार करते हुए भीमबेटका में दिखाया गया। इधर उधर पड़ा हुआ दर्शाया गया है। चित्र अंकन की कला श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब कुछ लोग यहाँ पे मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, मतलब जो घायल हो गए होंगे, गिर पड़ गए होंगे। तो इस तरह से ये चीज आपको पूछ सकता है कि ये पेंटिंग कहाँ से है, या इसका विशेषता ये लिख देगा और पूछेगा कि ये बगल में लिख देगा भीमबेटका, और आपको जानना होगा कि ये सही सुमेलित है या नहीं। तो यही सारा चीज तो जानना है। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इतना भी डीप यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाती है कि आपको है ना बनाने में इतना भी मुश्किल हो जाए। आप खाली एक बार बेहतर से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कहीं ना कहीं ऑप्शन यूपीएससी छोड़ ही देती है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो आप उसको बना ही सकते हैं। 3-4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको क्लू दे ही दिया जाता है। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य देखती हैं। और देखिए आपको वहां पे भीमबेटका में भी देखने को मिल रहा है इस तरह से हाथ पकड़ के नृत्य करते हुए। और ऐसा ही दृश्य आपको कहाँ मिला था? उत्तराखंड के लखुडियार में मिला था, जिसको यहाँ पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ सुयाल नदी जो है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो यही 2-4.1 चैप्टर आप पढ़िएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5 से 6 फैक्ट होगा जो कि आप बार बार भूलिएगा। कुछ समय आप रिवीजन करते रहिएगा तो यही 5-7 फैक्ट जो है वो घट के 2-3 तथ्य ही हो जाएंगे। और भी 2-3 मिनट या 3 मिनट अभी हम जो बोल रहे हैं उतना टाइम भी आपको रिवीजन करने में नहीं लगेगा। तो समझिए कि एक किताब अगर आपका आधा घंटा में या 45 मिनट में समाप्त हो जाता है, 2-3 मिनट मतलब 11 चैप्टर है, तो समझिए 11 दूनी 22 मिनट। तो कुल मिला के मोटा मोटी कोई लंबा चैप्टर होता है, कोई छोटा चैप्टर होता है, तो आधा घंटा 45 मिनट में एक सोर्स को आप रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल भी जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत फायदेमंद है। पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए, ना कि एक छोटा सा टॉपिक के लिए आप 2 घंटा का वीडियो देख रहे हैं, 3 घंटा का, कहीं 5 घंटा का वीडियो देख रहे हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना है और कम समय में ज्यादा तथ्यों को याद करने का प्रयास करना है। नहीं तो फिर शुरू दिन ही बताया गया था, यूपीएससी का सिलेबस कहा भी जाता है समुद्र है। अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाइएगा तो फिर ये समुद्र ही बन जाएगा। और नहीं अगर आप इसको मैनेज कर लिए तो ये समुद्र में भी आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई भटकने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ। तो जंगली सांड का शिकार करते हुए आपको दिखाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हुए हैं। एक अन्य दृश्य में जानवर की मौत को पीड़ा से तड़पते हुए भी यहाँ दिखाया गया है। तो आज भी अनेक आदिम जनजाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा यहाँ पे आपको शिकार उकार, जैसे झारखंड में भी हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो कि शिकार जनजाति हैं, उसमें लोग जो है वो शिकार के लिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये प्राचीन परंपरा जो है वो वर्तमान समय तक भी जारी है। इसीलिए तो कहा गया है कि इस पेंटिंग से हम उस समय के जीवन शैली को जानने का प्रयास करते हैं और वर्तमान से इसको जोड़ते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है, अभी का जो जीवन शैली है वो कितना पुराना जीवन शैली है। ये सब सारा चीज हमको पता चलता है। आगे दिया है, ऐसे चित्रों में यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवर पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था, कि मनुष्य जानवरों को अपने अधीन रखना चाहते थे। मतलब वे अपने को श्रेष्ठ बनते हुए देख रहे थे या अपने को श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा हमको प्राचीन काल से ही या पूरा पाषाण काल से ही देखने को मिलता है, उनके पेंटिंग से समझ में आता है। यहाँ अकेले जानवर के चित्र बनाए गए हैं, उसमें आदिकालीन कलाकार को उत्कृष्ट चित्रण कला दृष्टिगोचर होता है। देखिए कुछ जानवर जो है वो अकेले देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कुछ घोड़ा आकार का यहाँ पे आकृति देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक दिखाते हैं, एक था यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो घोड़ा टाइप का यहाँ पे है ना, ये आकृति देखने को मिल रहा है। तो अकेला जानवर को भी यहाँ पे बनाता हुआ या बनाया हुआ देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे रंग सामंजस्य समानुपात दोनों होते थे। मतलब उसका जो पैर होता था या उसके जो सिर बनाए जाते थे या शरीर बनाए जाते थे उसका अनुपात एकदम संतुलित होता था। ऐसा नहीं कि सिर बहुत बड़ा बना दिया, पैर छोटा बना दिया या शरीर का दूसरे अंग जो है उसको छोटा बड़ा कर दिया, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अनुपात जो होता है वो संतुलित रहता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए जाते हैं। मतलब इसमें खास बताया जा रहा है कि हम क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पेंटिंग बनाए, यहाँ पे अब हमको ये चीज, यहाँ पे हम पेंटिंग बनाए, अब हमको ये चीज ठीक नहीं लगा तो यहाँ पे फिर से दूसरा कलर से यहाँ पे रंग देंगे
और फिर यहाँ पे आपका फिर से एक नया पेंटिंग बना है, मतलब परत के ऊपर परत। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम घर में पेंटिंग करवाते हैं, वो पेंट अगर कलर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा हम उसी कलर के ऊपर एक नया कलर को डाल देते हैं। और इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ स्थानों में बोला जाता है 20 लेयर मिला है चित्रों का। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर अलग अलग काल के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठता है, कलाकार एक ही स्थान पे बार बार चित्र क्यों बनाते थे? इसका कारण यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी या दूसरी रचना चित्रित कर लेता होता था तो उसको मिटा दिया जाता था या उसी के ऊपर यहाँ पे पेंटिंग किया जाता था। रीजन चाहे जो भी है, आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि भीमबेटका में 20 परतों तक यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलता है। तो लेयर बाय लेयर है, ये अलग अलग काल समय के भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न पीढ़ी के भी ये हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो आपको पूछेगा कि 20 परतों वाली या 20 परत में बनाया गया चित्र जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, या लेयर बाय लेयर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बना के कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तात्कालिक मनुष्य, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनका आदत, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क और चिंतन को जानने में या समझने में सहायता मिलती है। तो ये जो चैप्टर बताया उसका यहाँ कंक्लूजन बताया जा रहा है कि हम लोग इसके पेंटिंग के पीछे इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं। बनाया समय बीत गया, वो लोग अपने जीवन शैली में जो भी पेंटिंग बनाया उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जीवन शैली को हम समझते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है वो कितना पुराना है और कितना समय के साथ ये बदलता जा रहा है और कितने आने वाले समय में और बदलाव हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से इतिहास को जानने का यहाँ पे एक बहुत बड़ा साधन है कोई भी प्रागैतिहासिक काल का पेंटिंग। और इस तरह से यहाँ उस समय कौन औजार या हथियार यूज करते थे, मिट्टी के खिलौने, हड्डी के टुकड़े, इस तरह से महान साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपको पुरातात्विक अवशेष है जो कि मिल जाते हैं, जैसे पत्थर हो गया, औजार हो गया, मिट्टी के खिलौने हो गया, हड्डी के टुकड़े हो गए, यह अवशेष आपको मिल जाता है। और इन अवशेषों और इन पेंटिंग दोनों के माध्यम से हम एक कहानी गढ़ते हैं या एक हम समझने का व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि इस दौरान या प्रागैतिहासिक काल में इस तरह की जीवन शैली लोग अपनाते थे। तो इस तरह से आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गया है। कहने का मतलब ये जो हथियार है, औजार है, मिट्टी के बर्तन है, हड्डी के टुकड़े हैं, ये जो धरोहर है हम लोगों के लिए एक धरोहर है कि प्राचीन काल के आपका 30 साल या 30,000 साल या लाखों साल पहले की ये जो अवशेष है वर्तमान समय में भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। इस वस्तु के या एक तरह से पुरातात्विक अवशेष के आधार पे हम उस समय के जीवन काल को समझते हैं और अपने जीवन काल में कितना इस समय तक आते आते या इस समय तक आने में हमको कितना डेवलपमेंट करना पड़ा, हम कितना डेवलप हुए, वो चीज़ को समझने में हमको वो सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि ये आर्ट एंड कल्चर के तौर पे हम लोग इसको जान रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को बताया गया इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्राचीन काल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आर्ट एंड कल्चर के काल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे प्राचीन काल का सिंधु घाटी की कलाएं को देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और पीडीएफ भी आपके पास जरूर होगा और पीडीएफ के साथ साथ हार्ड कॉपी भी उम्मीद करते हैं आप उसको निकाल लिए होंगे अगर बुक आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी में पढ़ना ये बहुत जरूरी है। आपके पास फिजिकल रूप में जब तक ये बुक नहीं रहेगा, ये मेन सोर्स है, इसका पीडीएफ से काम चलने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से आप ये पीडीएफ अगर नहीं भी निकाले होंगे तो उसको जेरॉक्स आप निकाल लीजिए और उसके बाद पढ़िए। देखिए कितना फायदा होता है। क्वेश्चन बैंक का सीरीज आप देखिए, इसको देखिए, आपको फायदा आपको बहुत जल्द दिखने वाला है और बहुत कम समय में ये सारा चीज आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। कोई आधा घंटा का क्लास को आपको यहाँ पे 2 घंटा या ढाई घंटा का यहाँ क्लास नहीं लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।